कैसे हैं बच्चे सब? देखो हम लोगों ने अलंकार की सीरीज शुरू की है और अलंकार में हम लोगों ने कर लिया है शब्द अलंकार हो गया है हमारा, और हमारा आधुनिक अलंकार हो गया है। एक रह गया है हमारा अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखो होली का टाइम था, क्लास में से बहुत सारे बच्चों ने छुट्टी भी मारी है। तो देखो मान लेना बात कि उनको अब बैकअप क्लास नहीं मिलेगी, तो वो मतलब मैं आज पूरा करा रहा हूँ, बड़ी गहराई से कराऊंगा। तो क्लास के जिन बच्चों ने भी अर्थ अलंकार की क्लास छोड़ी है तो कृपया मेरी बात मान लें और इसको ही सफिशिएंट माने, क्योंकि क्लास में ना अब मेरा बैकअप क्लास देने का मन नहीं है। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। बाकी कुछ डाउट आए ना तो कॉपी ले आना, मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ क्लास देने को नहीं कहना, मैं आज करवाई दे रहा हूँ यहाँ पे। डन, शुरू करते हैं। देखो हम देख रहे हैं अलंकार, और अलंकार में हम देखेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है वो समझ लो। जब वाक्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार करने का प्रयोग किया जाए, उसको चमत्कृत करने का प्रयोग किया जाए, काव्य में गहराई लाने का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार में देखो डिफरेंस अर्थ अलंकार में क्या था, ऐसे समझो। शब्द अलंकार में शब्दों के साथ खेला जाता है, किसी की आवृत्ति करा दी जाती है, किसी की एक वर्ड में एक से ज़्यादा मतलब चिपका होता है, कभी अलग अलग शब्दों के अलग अलग मतलब निकल जाते हैं, तो वहाँ शब्दों से खेला जाता है। जहाँ शब्दों से खेला जाए शब्द अलंकार, जहाँ अर्थों से खेला जाए अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार ज़्यादा गहराई लिए हुए होते हैं। तो देखो हमें कौन कौन से डिस्कस करने हैं वो देख लो। लगभग हम 12 तरीके के अर्थ अलंकार देखेंगे और मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। इन्हीं में से घूम फिर के इसी के किसी न किसी टाइप का आपको मिल जाना है, खासकर अर्थ अलंकार में। तो देखो हमें पहला कौन सा देखना है, पहला हमें देखना है उपमा अलंकार। ठीक, सेकंड है हमारा प्रतीप अलंकार, थर्ड है हमारा संदेह अलंकार, फिर देखना है हमें उत्प्रेक्षा देखना है, रूपक देखना है, अपहुति अलंकार देखना है, फिर अतिशयोक्ति देखना है, उल्लेख देखना है, स्मरण देखना है, भ्रांतिमान देखना है, विरोधाभास अलंकार देखना है, और लोकोक्ति अलंकार देखना है। लगभग हम ये 12 अलंकार कर लें तो हमारा अर्थ अलंकार क्या हो जाएगा, अर्थ अलंकार हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 शुरू करेंगे। कहाँ से? उपमा अलंकार से स्टार्ट करें। ठीक, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार में देखो उपमा अलंकार की पहचान कैसे होगी वो देख लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब भी पंक्ति में योजक चिन्ह आता है, जब भी पंक्ति में योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह मतलब हाइफन आएगा, ये सिंबल आएगा, इस सिंबल के बाद अगर हमें कहीं सा मिल जाए, से मिल जाए, सी मिल जाए, के समान शब्द मिल जाए, आप समझ लो वहाँ पर उपमा अलंकार है। पहली चीज योजक चिन्ह मिल जाए, इसके बाद हमें सा, से, सी, के समान इत्यादि शब्द मिल जाएं। ठीक है, तो हम सामान्यतः क्या मानते हैं, उपमा अलंकार होता है। इसके अलावा भी पहचानने का देखो एक और हमारे पास में तर्क है, वो ये है कि उपमा में सामान्यतः किसी ना किसी के साथ तुलना की जाएगी। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, के समान आ गया। के समान आ गया तो क्या हो जाएगी, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा जब भी उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, उपमेय उपमान समझते हो? अब देखो उपमेय और उपमान क्या होता है। जब भी उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाएगी तो वहां क्या आ जाएगा, वहां हो जाएगा उपमा अलंकार। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना हो वो क्या है, वो उपमेय है। जिससे हो, जिससे हो वो क्या है, उपमान है। तो यहाँ पे उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वही क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। तो हमारे देखो कितने नियम हो गए। नियम नंबर 1, पंक्ति में योजक चिन्ह मिलेगा। नंबर 2, उसके बाद सा, से, सी के समान मिल जाएगा। नंबर 3, तुलना का भाव होगा। नंबर 4,
4 में देखो एक एग्जाम्पल है कि सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो सीता उपमेय हो गई, उपमेय की तुलना उपमान के साथ कर दी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो हमारी किताबों में मिलते हैं हमें, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। देखो हमने देख लिया उपमा की डेफिनेशन देख ली कि कैसे कैसे कहाँ पे उपमा होगा। अब हम उपमा के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो उपमा का उदाहरण नंबर 1 है, चंद्रमा सा कांतिमय मृदु मृदु कमल सा कोमल। अब देखो क्या है, हमने कहा था कि हाइफन आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह के बाद हमें सा मिल जाए, तो कुछ इसमें तुलना नहीं हो रही है। चंद्रमा सा कांतिमय है ना, तुलना हो रही है और ये पूरे हमारे नियमों को फुलफिल भी कर रहा है। मृदु कमल सा कोमल, तो क्या हो गया, उपमा का उदाहरण हो गया। दूसरा देखो, उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी, तुलना हो गई, संध्या सुंदरी कैसी है, परीसी है। और एक और, अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 3 देखा हो तो वहाँ पे हमने पढ़ा है मानविकीकरण अलंकार। जब अमानव या प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है मानविकीकरण अलंकार। देखो क्या इसमें मानविकीकरण अलंकार नहीं है, इसमें मानविकीकरण अलंकार भी है। तो किसी एक पंक्ति में एक से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं और वो उभय अलंकार का उदाहरण हो जाता है। तो अपना दिमाग खुला रखना है, एक ही एग्जाम्पल 2 अलग अलग जगहों पे काम आ सकता है। तो देखो उपमा का भी उदाहरण हो गया और ये मानविकीकरण अलंकार का भी यूज़ हो गया यहाँ पे। तो जरा वीडियो नंबर 3 देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। और अलंकार ना रटने नहीं है, अलंकार समझने हैं। समझोगे तो कोई भी लाइन दी हुई है तो अर्थ निकालते ही आप उसको बता पाओगे कौन सा अलंकार वहाँ पे है। अगर ना मतलब रट दे हो ना तो फिर तो करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, मतलब समझ रहे हो कि अब हमने देख लिया कि 2 शब्द मिल रहे हैं तो अनुप्रास ही है। ऐसा नहीं है, अनुप्रास के भी 5 भेद हैं। अनुप्रास के अगर लय भी मिल जाता है तो वहाँ पे अनुप्रास हो जाता है, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझो केवल, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3, पीपल पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्तों के समान। सरिस क्या हो गया, समान। मैंने बताया था कि के समान शब्द भी आ जाए और देखो योजक चिन्ह भी आ गया, के समान शब्द भी आ गया। क्या डोल रहा है, इसका मन डोल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित पल। देखो कभी कितना पीड़ित है बेचारा, अतीत में ही रहता है। हाँ देखो कैसा लिखा है एकदम, भूली सी एक छुअन बनता है जीवित पल। अब देखो इसमें उपमा कैसे है, योजक चिन्ह आ गया है, योजक चिन्ह आ गया, भूली सी एक छुअन, सा भी आ गया, योजक चिन्ह के बाद हमें सा भी मिल गया और बनता क्या, जीवन हर जीवित पल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा उपमा अलंकार। इसके बाद देखो, कोमल सी, अच्छा ये तो एक गाना है बहुत फेमस, मैं लिख दिया ताकि आप ना समझ पाएँ। कोयल सी तेरी बोली, योजक चिन्ह मिल गया, सा भी मिल गया और क्या है, बोली की तुलना हो रही है, कोयल के समान तुलना हो गई ना। इसमें भी क्या है, उपमा अलंकार हमें मिल जाता है। तो उपमा के हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए, उपमा के कर लिए 4। अच्छे से इसकी जो पहले परिभाषा लिखी थी उसको देख लेना, बहुत अच्छे से उपमा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर 1। अब हमारा जो दूसरा है वो है प्रतीप अलंकार। देखो हम देख रहे हैं अब सेकंड हमारा है प्रतीप अलंकार। प्रतीप में क्या होता है कि देखो उपमा का उल्टा हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा था सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, ठीक है। अब मुख की तुलना किसके साथ की गई, चंद्रमा के साथ की गई। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा है, चंद्रमा को क्या कहा जाएगा, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। मतलब आप देख रहे हो कि अलंकारों को किस गहराई के लेवल पे लेके जाया जा रहा है। मतलब पहले क्या है कि पहले मुख चंद्रमा के जैसा है, बाद में क्या चंद्रमा ही बेचारा मुख के जैसा हो गया। तो प्रतीप अलंकार में उपमा का उल्टा होता है। देखो और क्या होता है इसमें, प्रसिद्ध उपमान को, जो फेमस सिंबल हैं, फूल हो गए, कलियां हो गए और कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो गया, उसको ही उपमेय यानी कि तुलना की जा रही है उसकी ही किसी व्यक्ति के साथ में। व्यक्ति होता है ना उपमेय, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। पिछली बार यहाँ पे सीता थी ना और चंद्रमा उपमान था। अब क्या हो जाएगा कि प्रकृति, फूलों की जो अच्छे दृश्य हैं उनको ही क्या कह दिया जाएगा, उपमेय बना दिया जाएगा।
एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुख सा चंद्र है, मतलब चंद्रमा की औकात समझ रहे हो आप, मतलब मुंह है सुंदर अब चंद्रमा से, मुख सा चंद्र है बेचारा, मतलब उसको हमने ब्यूटी का सिंबल माना, लेकिन अब क्या है, हमने मुंह को ब्यूटी का सिंबल बना दिया, चंद्रमा की तुलना उससे कर रहे हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो, सिया मुख समता किमि करे चंद्र बापुरो रंग। बापुरो मतलब बेचारा, मतलब देख रहे हो चंद्रमा की बैंड बजा दी। सिया मुख समता मतलब सीता के मुख की समता, चंद्रमा बेचारा क्या करेगा, यानी कि यहाँ पे प्रायोरिटी में कौन है, प्रमुखता में कौन है, सीता का मुख है, और उसकी समता बेचारा चंद्र तो कर ही नहीं सकता, रंक के समान है, बेचारे रंक के समान हो गए यहाँ पे चंद्र। तो यही क्या है, उपमा का उलट यानी प्रतीक। ठीक है, और देखो, फूल भी उसके जैसे सुंदर हैं पर कुछ कम सुंदर है। फूल भी उसके जैसे सुंदर हैं पर कुछ कम सुंदर है, मतलब अब फूल एक उपमान है, प्रसिद्ध उपमान कि आपका चेहरा कैसा है, फूलों के समान सुंदर है। और अब बेचारे फूलों के साथ में क्या हो गया, देखो फूलों के साथ कितनी बड़ी धोखा हो गया कि फूल भी उसके जैसे सुंदर है, मतलब आप समझ लो फूल अब उपमेय बन गए पर कुछ कम सुंदर है, मतलब बैंडी बजा दी फूलों की। तो ठीक, लिख दो इसको। और ये किसने लिखा है, समझ गए, प्रतीक में इतना ही। अब हम अगला देखेंगे संदेह अलंकार। ठीक है, देखो हमारा नंबर 3 है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है कि ये है या ये है, कैसे, मुख है या चंद्र, मतलब आप देख रहे हो मुंह की ब्यूटी कहाँ पहुँच गई है, अब बेचारा इस सदमे में है कि ये मुख है या चंद्र, देख रहे हो कभी को। ठीक, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया है। काया है या शेष उसी की छाया है, यहाँ पे उसके शरीर और उसकी छवि के बीच, छाया के बीच में क्या हो गया है, संदेह हो गया है। तो यहीं पे क्या आ गया, ये संदेह अलंकार। इसके अलावा एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल संदेह का और देख लेते हैं, फिर संदेह कंप्लीट होगा हमारा। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। इसमें देखो साड़ी में और नारी के बीच में क्या हो रहा है, संदेह है कि कौन क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, यानी संदेह हो गया ना। उपमेय में उपमान है, उपमान में उपमेय है, हम नहीं जान पा रहे हैं नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। इस तरीके से हमारा संदेह क्या होता है, हमारा संदेह होता है कंप्लीट। अब हम जो हमारा नंबर 4 है वो क्या है, वो है हमारा उत्प्रेक्षा। तो हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी हम लोगों ने इससे पहले किया था संदेह, अभी हमने संदेह कर लिया है, अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। जब भी रचना में, पंक्ति में, काव्य में कुछ फिक्स शब्द हैं, जैसे मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, ज्यों, ये शब्द कहीं भी आपको मिल जाएं, वहाँ पे क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो आसान है, काफ़ी आसान है इसे पहचानना। उत्प्रेक्षा को देखो, अति कटु वचन कहत के कई, अति कटु वचन कहत के कई, मानो लौन जरे पर दई। के कई ने इतने कटु वचन कहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लौन होता है नमक, जलने पर नमक छिड़क दिया हो या जले पर नमक छिड़क दिया हो। मानो लौन जरे पर दई, तो मानो मिल गया ना हमें,
मानो मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। और देखो, देख तुम्हें भौचक्का रह गए हम, ज्यों प्रकाश पुंज आकाश से नष्ट हो गया आज। तो देखो हमें यहाँ पे ज्यों मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ठीक, लिख लो। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए कि उत्प्रेक्षा है क्या। देखो हम लोग देख रहे हैं उत्प्रेक्षा की पहचान आपको बताई दी है, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये सारे शब्द आ जाएं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल इससे पहले देख लिए हैं, 2 और देख लेते हैं। देखो, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण। अब देखो जैसे कोई सोना लेके चलता है ना, वैसे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, कनक लेके चल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको धोखा दे रहा हूँ, मैं चीट कर रहा हूँ। ले चला साथ में तुझे कनक, कनक मतलब धतूरा भी होता है ना, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, मैं कनक को, धतूरे को ऐसे लेके जा रहा हूँ जैसे कोई भिक्षु सोना लेके जाता है। तो हमें ज्यों मिल गया, तो ज्यों हमने बताई था, देखो ज्यों हमारा ये रहा, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अलावा एक और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है और अच्छा भी लगता है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, देखो इसमें मानो आ गया। अभिमन्यु की मौत की खबर मिलने के बाद जो उत्तरा का रिएक्शन है वही इसमें है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें क्या आ गया, मानो आ गया। और मानो हमें पता था, यहाँ पढ़ा ही हुआ है, तो उत्प्रेक्षा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें उत्प्रेक्षा के बाद में करना है हमें रूपक अलंकार। तो अब हम देखेंगे रूपक, और रूपक है हमारा नंबर 5। उत्प्रेक्षा हो गया, उत्प्रेक्षा के बाद हमें करना है रूपक। रूपक में और उपमा में बहुत कम समान वो है डिफरेंसेस। वो देखो कैसे, हम क्या देखते थे कि उपमा में भी पंक्ति में योजक चिन्ह आता है, ठीक, लेकिन योजक चिन्ह के बाद उपमा में हमें क्या मिलता था, उपमा में हमें मिलता था सा, से, सी के समान शब्द वहाँ मिलते थे, जबकि रूपक में ये शब्द नहीं होंगे। अंतर समझ में आया, उपमा में और रूपक में क्या अंतर है। उपमा में ये शब्द मिलेंगे योजक चिन्ह के बाद, जबकि रूपक में ये शब्द योजक चिन्ह के बाद नहीं मिलेंगे। यही अंतर है उपमा और रूपक में। यहाँ पे उपमान और उपमेय एक ही हो जाता है। वहाँ हम कहते थे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, इतना ही कहते थे। अब यहाँ क्या कहेंगे, मुख चंद्र है, मतलब कोई भी अंतर नहीं है। उपमेय और उपमान एक ही हो गया, उपमेय और उपमान एक ही हो जाएगा, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो। चरण कमल, चरण कमल यानी कमल के समान चरण है, परंतु के ये कोई भी शब्द नहीं आया है, योजक चिन्ह आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, चरण कमल रूपक का उदाहरण हो जाएगा। फिर देखो अगला, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम घनश्याम एक हैं, बस अपना हित चाहते हैं, कौन कह रहा है, तुलसीदास। यहाँ भी क्या आ जाएगा, रूपक आ जाएगा। उसके बाद देखो, तुम शब्द तुम व्यक्त तुम अव्यक्त विचार, तुम छाया तुम चंचला, तुम ही हृदय संचार। बात समझ में आ गई, आ गया रूपक। और ये रचना किसकी है, लिख लेना, कहीं काम आ जाएगी। ठीक है, अब रूपक के बाद हमें देखना है अगला अपहुति अलंकार। तो अगला हम करने जा रहे हैं नंबर 6 अपहुति अलंकार। ठीक है।